Welcome friends. Now let us see the actual structure of the DNA molecule which is present in the nucleus of an eukaryotic cell. ये DNA का जो स्ट्रक्चर है, the structure of DNA was proposed by James Watson एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 में ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के जो है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। उन्होंने ये स्ट्रक्चर कैसे प्रपोज किया था? सो दे प्रपोज दिस स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज प्रोवाइडेड बाय द मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के ऊपर काम किया था और उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके इसके ऊपर काम किया। सो क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का जब यूज़ किया था उन्होंने तो कुछ इन्फॉर्मेशन उनको डीएनए का मिला था। वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो है डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। सो लेट अस सी, इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, these two scientists proposed double helical structure of DNA। किसके ऊपर उन्होंने ये डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था? तो बेस्ड ऑन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे crystallographic studies provided by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin। मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज़ करके जो है डीएनए के ऊपर वर्क किया और वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। सो उन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये डीएनए मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सो एज वी सॉ अर्लियर कि जो डीएनए है ये दो स्ट्रैंड का बना होता है, इसमें टू स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दे हैव कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस। सो ये जो स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ ट्विस्टेड लैडर। सो इसीलिए इसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स एक स्ट्रैंड में कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो जॉइंट होते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है और उसके बाद में प्यूरिन्स क्या होता है, पायरिमिडिन्स क्या है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सो उनका जो सबसे पहला पॉइंट था, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डीएनए एज डबल हेलिक्स। उन्होंने क्या बोला कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट कंसिस्ट ऑफ, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स। डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स एंड दीज टू स्ट्रैंड्स आर, ये जो है दोनों स्ट्रैंड एक कॉमन इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड जो ट्विस्ट हो रहे हैं। सो दीज टू स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड अराउंड a common central imaginary axis। एक कॉमन सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस है यहाँ पर जिसके अराउंड जो ये दोनों स्ट्रैंड रैप हो रहे हैं, दे आर कॉइलिंग अराउंड इट। बेटर यहाँ पे हम ट्विस्टेड के जगह पे हम लिख सकते हैं कि दे आर कॉइल्ड अराउंड। सो दे आर कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड। इसमें से दोनों स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सो यहाँ पे ये एक स्ट्रैंड जो है, ये एक स्ट्रैंड में हम एज वी नो कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज न्यूक्लियोटाइड्स विल कम टुगेदर, दे विल जॉइन टुगेदर एंड विल फॉर्म अ सिंगल स्ट्रैंड। सो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? एज वी हैव
स्टडीड अर्लियर कि अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। उसमें एक होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा होता है नाइट्रोजन कंपाउंड। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ईच स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है ग्रुप, एंड थर्ड इज द नाइट्रोजन बेस। अभी यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप होगा वो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के टाइड से जाकर के वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये अपना डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ पे कोई तो भी एक नाइट्रोजन बेस होगा। आउट ऑफ द 4 नाइट्रोजन बेसेस इट कैन बी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इसके बाद में यहाँ पर हमने देखा था कि जो 5th कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है आकर के अटैच होता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। सो दिस इज अवर वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड और होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा उसका, यहाँ पे अगेन फॉस्फेट ग्रुप होगा 5th कार्बन के यहाँ पे, और उसके बाद में इसका ये 2nd नंबर का कार्बन है और ये 3rd नंबर का कार्बन है। दिस इज 5th नंबर कार्बन, ये न्यूक्लियोटाइड का। अब ये जो एक न्यूक्लियोटाइड का 5th नंबर का कार्बन है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ये न्यूक्लियोटाइड का ये फॉस्फेट ग्रुप अगले न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शुगर के 3rd कार्बन से जाकर के ये जुड़ेगा। सो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है 3rd नंबर के कार्बन के यहाँ पे। और जब ये फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd नंबर के कार्बन के यहाँ पर जाकर के जुड़ेगा, सो वहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और वो बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज phosphodiester bond. So here phosphate group of one nucleotide which is present at, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? So it is present at the 5th carbon, forms a bond with OH group of successive nucleotide और next nucleotide। सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द ईच स्ट्रैंड। इसके बाद में हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होता है। यहाँ पर जेम्स एंड वॉटसन ने ये बताया कि यहाँ पे जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड एक कॉमन सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड जो ज्वाइन होते हैं। एक स्ट्रैंड किसका बना है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। यहाँ पे भी ये स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से कंपोज्ड है। सो ये स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड ये दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ में जाकर के एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पे ये स्ट्रैंड का एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ में जाकर के जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, सो कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर एक एडेनिन है। सो अगर ये स्ट्रैंड का एक न्यूक्लियोटाइड जो एडेनिन है, अगर ये एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ में जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, सो यहाँ पर एडेनिन के साथ में दूसरे स्ट्रैंड पे सिर्फ और सिर्फ थाइमिन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पर एडेनिन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन ही होना चाहिए। यहाँ पे एक पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड अगर एडेनिन है, सो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ बॉन्ड विथ थाइमिन। इसका मतलब क्या कि एडेनिन
will always bind with thymine and guanine will always form a bond with cytosine. सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि प्यूरिन्स ऑलवेज फॉर्म द बॉन्ड विथ पायरिमिडिन, whether here it is thymine or cytosine. If it is thymine it will form a bond with adenine, if it is cytosine it will form a bond with guanine. सो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक स्ट्रैंड के ऊपर अगर एक प्यूरिन है तो दूसरे के ऊपर पायरिमिडिन होगा, अगर यहाँ पर पायरिमिडिन है तो वहाँ पर प्यूरिन होगा। सो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रहा है। प्यूरिन ऑलवेज फॉर्म्स अ बॉन्ड विथ पायरिमिडिन। सो प्यूरिन्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में प्यूरिन्स विल बाइंड विथ pyrimidines. If it is adenine it has to bind to thymine, if it is guanine it has to bind with cytosine. और ये दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, एडेनिन एंड थायमिन के बीच में। सो ये दोनों के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। एडेनिन और थायमिन के बीच में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इन केस ऑफ गुआनिन एंड साइटोसिन देयर इज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि एडेनिन एंड एडेनिन एंड थायमिन आर ऑलवेज बॉन्डेड विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयर एज गुआनिन एंड साइटोसिन आर ऑलवेज बॉन्डेड विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद में वॉटसन एंड क्रिक ने तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया था डीएनए का, कि हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग देखा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बाद में नेक्स्ट होता है प्यूरिन पायरिमिडिन का रेशियो। प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो। अभी प्यूरिन पायरिमिडिन का रेशियो क्या होता है दोनों स्ट्रैंड के केस में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक प्यूरिन है, इफ इट इज एडेनिन, यहाँ पर पायरिमिडिन होगा थायमिन। मतलब कि एक स्ट्रैंड के अंदर जितना नंबर ऑफ प्यूरिन होगा उतना ही नंबर ऑफ पायरिमिडिन्स विल बी प्रेजेंट ऑन दी अनदर स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड के ऊपर जितना नंबर ऑफ पायरिमिडिन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्यूरिन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रहा है। सो ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग द नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स आर इक्वल। सो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ प्यूरिन होगा ये स्ट्रैंड के ऊपर उतना ही नंबर ऑफ पायरिमिडिन्स होंगे, यहाँ पे जितना नंबर ऑफ पायरिमिडिन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ प्यूरिन्स ये स्ट्रैंड के ऊपर होंगे। सो ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग the number of purines and pyrimidines are इक्वल। सो प्यूरिन पायरिमिडिन का रेशियो जो है वो इक्वल होता है डीएनए के केस में। आरएनए के केस में वो अनइक्वल होगा, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही नहीं होती है। सो यहाँ पे अगर प्यूरिन को हम ऐड करेंगे दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ थायमिन एंड साइटोसिन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडेनिन प्लस गुआनिन, ये दोनों का नंबर प्लस पायरिमिडिन दैट इज थायमिन एंड साइटोसिन, ये दोनों का नंबर इक्वल होगा और इसके लिए ये दोनों का रेशियो जो है इट विल ऑलवेज बी 1। सो इन केस ऑफ डीएनए द प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो इज ऑलवेज 1, बट इन केस ऑफ आरएनए प्यूरिन पायरिमिडिन का रेशियो जो है 1 नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होता है। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रहा है। सो यहाँ पे प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो जो है वो 1 होगा, जिसको हम चारगैफ रूल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चारगैप्स रूल। सो चारगैफ रूल क्या बताता है कि अ प्यूरिन विल ऑलवेज बाइंड विद द पायरिमिडिन, मतलब कि एडेनिन जो है हमेशा वो थायमिन से बाइंड होगा। ये रूल को हम चारगैफ्स रूल बोलते हैं। अभी इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर में दूसरा एक पॉइंट हमें दूसरा एक इसका कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, पोलैरिटी ऑफ द स्ट्रैंड। सो हर एक स्ट्रैंड का एक अपना पोलैरिटी होगा। फॉर एग्जांपल ये अगर स्ट्रैंड है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये
5 प्राइम एंड है। सो इसका जो दूसरा एंड होगा यहाँ पर, दिस एंड विल बी ऑलवेज 3 प्राइम एंड, और इसका अपोजिट जो इसका दूसरा स्ट्रैंड होगा पैरेलल एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, सो यहाँ पे 5 प्राइम होगा। सो इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे हमेशा 3 प्राइम ही होना है। सो इससे हमें क्या दिख रहा है कि ईच स्ट्रैंड हैज़ दिस स्पेसिफिक पोलैरिटी। हर एक स्ट्रैंड का जो एंड है वहाँ पे एक तो 5 प्राइम एंड होगा या फिर 3 प्राइम एंड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 5 प्राइम एंड है तो इसके दूसरे अपोजिट एंड पे हमेशा वहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा। इसका जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसका अगर यहाँ पे इसका 5 प्राइम एंड है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा। सो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों स्ट्रैंड पैरेलल तो हैं बट दे आर एंटी पैरेलल। मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड ये डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो दूसरा स्ट्रैंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब कि ये पार्ट इसका अगर नीचे है ऊपर जाते हुए तो दूसरा स्ट्रैंड जब नीचे आएगा तो उसका ये पार्ट ऊपर होगा और ये वाला हिस्सा ऐसे नीचे होगा। सो ये जो ये टाइप का जो यहाँ पे बेस पेयर फॉर्म हो रहा है दोनों स्ट्रैंड का, इसको हम एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बोलते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। सो ये हो गया पोलैरिटी ऑफ द स्ट्रैंड। पोलैरिटी ऑफ द स्ट्रैंड में क्या पता चला हमें कि वन स्ट्रैंड has a 5 prime end and 3 prime end, और इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा, another strand will have 3 prime end and 5 prime end, और इसकी वजह से जो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, स्ट्रैंड दैट इज एंटी पैरेलल। ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं एंड देयरफॉर दी स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर एंड माइनर ग्रुप्स के बारे में। मेजर एंड माइनर ग्रुप्स क्या होते हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड एक कॉमन सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड अगर कॉइल हो रहे हैं, सो कॉइलिंग के वजह से व्हाट वी कैन सी, जस्ट कंसिडर दैट दिस इज द कॉमन सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस, और अगर इसके अराउंड ये दो स्ट्रैंड है और ये दोनों स्ट्रैंड अगर ऐसे कॉइल हो रहे हैं, सो जब ये कॉइल होगा तो कॉइल होने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है। सो यहाँ पे ये जो एक ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस ग्रूव इज कॉल्ड एज मेजर ग्रूव। ये ग्रूव को यहाँ पर हम इसको मेजर ग्रूव बोलते हैं। सो मेजर ग्रूव का फॉर्मेशन कब हो रहा है? व्हेन द टू स्ट्रैंड्स आर कॉइलिंग अराउंड द एक्सिस। जो वो कॉमन सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस है उसके अराउंड अगर वो कॉइल होगा, सो यहाँ पे मेजर ग्रूव का फॉर्मेशन होगा। और जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अराउंड अगर ट्विस्ट होंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये कॉइल होगा तो कॉइलिंग के बाद में ए स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ में ट्विस्ट होंगे। सो ट्विस्टिंग के समय यहाँ पर एक ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज माइनर ग्रूव। सो दिस इज द माइनर ग्रूव। सो एक मेजर ग्रूव है, दूसरा माइनर ग्रूव है। व्हाट वी कैन से कि एक मेजर ग्रूव के बाद में दूसरा माइनर ग्रूव आता है, इसके बाद में वापस से एक मेजर ग्रूव आएगा और फिर माइनर ग्रूव आएगा। सो मेजर एंड माइनर ग्रूव का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो अल्टरनेट मैनर में हो रहा है। मतलब कि एक मेजर ग्रूव, फिर उसके बाद में माइनर, फिर अगेन मेजर, अगेन माइनर। सो ये हो गया मेजर एंड माइनर ग्रुप्स के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट डीएनए स्ट्रक्चर में आप लोगों को लिखना है वो इसके डायमेंशन के बारे में। डीएनए स्ट्रक्चर का डायमेंशन अगर हम देखेंगे कि इसका साइज वगैरह क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, सो यहाँ पे जो पूरा डायमीटर होता है डीएनए का, ये डायमीटर 2 नैनोमीटर होगा। सो डीएनए का जो डायमीटर है इट इज 2 नैनोमीटर। और यहाँ पे जब डीएनए एक कंप्लीट टर्न लेगा, एक कंप्लीट 360 डिग्री का जब टर्न लेगा अराउंड द कॉमन सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से डीएनए कॉइल होना स्टार्ट हुआ और जब ये कॉइल होकर के एक पूरा कंप्लीट टर्न लेगा यहाँ तक, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है वो डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर का।
सो जब कंप्लीट 360 डिग्री का टर्न होगा सो डीएनए विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3.4 नैनोमीटर। और ये डिस्टेंस के बीच में जो एक कंप्लीट टर्न है, ये कंप्लीट टर्न के बीच में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर टोटल कितना होगा, वो 10 होगा। 10 नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर्स होंगे। अगर न्यूक्लियोटाइड का नंबर पूछा है एक कंप्लीट टर्न में, सो बेस पेयर अगर 10 है तो न्यूक्लियोटाइड का नंबर 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। सो एक कंप्लीट टर्न में 20 नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और बेस पेयर कितना होगा, 10 होगा। क्योंकि ये अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर होगा, यहाँ पर अगर दूसरा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर होगा। सो ऐसे बेस पेयर अगर 10 है सो न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना होगा, अगर 10 बेस पेयर है तो 10 अगर ये एक होगा तो ये यहाँ पे एक होगा, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड से दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो इसके लिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का नंबर जो है वो डबल होगा, 10 प्लस 10 20। तो यहाँ पे अगर पूरा डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर का है, सो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ 0.34 नैनोमीटर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये पूरा डिस्टेंस 3.4 है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है, 10 है, सो 3.4 डिवाइडेड बाय 10, द आंसर विच वी विल गेट इज 0.34। सो डायमेंशन में डायमीटर जो है डीएनए का इट इज़ 2 नैनोमीटर। फिर हमने देखा कि कंप्लीट 360 डिग्री का जब वो टर्न लेगा, 360 डिग्री टर्न लेने के बाद में डीएनए मॉलिक्यूल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर या फिर इसी को हम 34 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। ये 2 नैनोमीटर और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 20 एंगस्ट्रॉम। द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स इज 0.34 नैनोमीटर और it can be 3.4 angstrom. So this is all about the dimension of the DNA molecule. So एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि DNA स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। DNA यूकैरियोटिक सेल के केस में वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा। सो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल द DNA molecule is present in the nucleus of the cell. इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए कि डीएनए मॉलिक्यूल का जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है इट वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने किसके बेसिस पे प्रपोज किया था, सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज गिवन बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, जिसमें हमने डीएनए एज द डबल हेलिक्स देखा। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड देखा कि हर एक स्ट्रैंड जो न्यूक्लियोटाइड से बना है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इसके बाद में हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कि एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है कि प्यूरिन्स विल ऑलवेज बाइंड विद पायरिमिडिन्स एंड पायरिमिडिन्स विल ऑलवेज बाइंड विद प्यूरिन्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गया। देन वी सॉ दी पोलैरिटी, वी सॉ दी प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन रेशियो, जिसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड नंबर ऑफ पायरिमिडिन्स आर इक्वल। सो इन केस ऑफ डीएनए द प्यूरिन पायरिमिडिन रेशियो इज ऑलवेज 1। एंड देन वी सॉ दी पोलैरिटी ऑफ स्ट्रैंड कि स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी। सो हमने देखा कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें एक स्ट्रैंड का एक एंड 5 प्राइम एंड होगा, तो इसका दूसरा एंड क्या होता है, 3 प्राइम एंड। इसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का यहाँ पे अगर एक स्ट्रैंड का एंड 5 प्राइम है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का एंड क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा, और इसका अपोजिट एंड पे क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये 3 प्राइम या 5 प्राइम किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी आप लोग एक बार जान लो कि यहाँ पे जो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, इन न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होगा, ये राइबोस शुगर है, और यहाँ पर जो है फॉस्फेट ग्रुप होता है। सो ये जो 5th कार्बन है यहाँ पर इसको 5 प्राइम बोलेंगे अगर ये फ्री होगा तो, और ये जो 3rd कार्बन है ये दोनों ही कार्बन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। सिंगल स्ट्रैंड में अगर हम देखें एक के ऊपर अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे अगेन फॉस्फेट ग्रुप, इसके ऊपर अगर ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है
यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। अगर ये हम देखते हैं कि ये एक सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये तीनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये तीनों एक दूसरे से ज्वाइंट होने चाहिए। तो ये ज्वाइनिंग किसकी वजह से होती है? तो ये फॉस्फेट ग्रुप ये 3rd नंबर के कार्बन के साथ जाकर ज्वाइन होगा, ये फॉस्फेट इसके साथ जाकर ज्वाइन होगा। मतलब कि बॉन्डिंग कहाँ पर हो रही है? एक न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन के यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शुगर के 3rd कार्बन के ऊपर जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? एक न्यूक्लियोटाइड के 5th डाइस के ऊपर जो फॉस्फेट है वो फॉस्फेट जाकर के 3rd कार्बन से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। सो अगर ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, सो अगर ये एंड पे 3rd नंबर के कार्बन के यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, सो इट विल बी रिगार्डेड एज 3' एंड। और ये स्ट्रैंड ऊपर अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर के न्यूक्लियोटाइड जो लास्ट वाला होगा, सो वो न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन के ऊपर का फॉस्फेट अगर फ्री होगा, सो दैट एंड विल बी रिगार्डेड एज 5' एंड। सो अगर यहाँ पे मैंने 5' एंड लिखा है, मतलब क्या कि यहाँ पे जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड का डीऑक्सीराइबोस शुगर के 5th कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, वो किसी भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद में अगर वहाँ पे मैंने 3' एंड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शुगर का 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। सो ये हो गया पोलैरिटी ऑफ दिस स्ट्रैंड्स। और ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल इसलिए बिकॉज द वन स्ट्रैंड is running opposite in the direction to the another strand, and therefore they are regarded as anti-parallel. And then we saw the dimension of the DNA मॉलिक्यूल। डायमेंशन में हमने ये देखा कि डायमीटर जो होगा वो 2 नैनोमीटर का होता है, और उसके बाद में हमने देखा कि अगर डीएनए मॉलिक्यूल एक कंप्लीट टर्न ले रहा है, सो वो 360 डिग्री में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? 10 होंगे, बेस पेयर 10 होंगे, न्यूक्लियोटाइड का नंबर 20 होगा। और वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? सो 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। सो डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।